ऐसे लिख सकते हो आप TH/TH माइनस TC/TH। मारो क्या आएगा 1 माइनस QC/QH बराबर 1 माइनस TC/TH। 1 से 1 को मारो, माइनस से माइनस को मारो, बोलो क्या आएगा फॉर्मूला आएगा आपके पास QC/QH इज इक्वल टू TC/TH। समझ में आया या नहीं आया? जो भी आप लगाना चाहो ना, सब कुछ लगा लो, जो भी आप लगाना चाहो, हीरे मोती पन्ना कुछ भी लगा लो, जो आपको अच्छा लगे कुछ भी लगा लो। चाहिए आपका श्रद्धा, आपकी चाहिए श्रद्धा। ये 3 फॉर्मूले हो गए किसके? एफिशिएंसी के। क्वेश्चन में क्या देगा आपको? क्वेश्चन में देगा एक न्यूमेरिकल कैसे आएगा, फटाफट मैं बता रहा हूँ, करवाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ, समझ लेना, ध्यान रखना। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑलवेज किस में लेना है? केल्विन में लेना है। नोट डाल के लिख देता हूँ, टेम्परेचर टेकन ऑलवेज इन केल्विन, ठीक है भाई, ध्यान रखना। टेम्परेचर को हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है। QH क्या है? हाइयर हीट है। QC क्या है? लोअर हीट है। ठीक है, ऐसे आप समझ जाना, समझ जाओगे, मेरे को पता है आप। जैसे TH हाई टेम्परेचर था, TC लोअर टेम्परेचर था, वैसे ही QH क्या है? आप कह सकते हो किसकी हीट है? QH किसकी हीट है? सिस्टम की हीट है। QC किसकी हीट है? सिंक की हीट है। ठीक है, QH किसकी हीट है? सिस्टम की हीट है। QC किसकी हीट है? सिंक की हीट है। आपको क्या देगा? पहले तो यहाँ से दे सकता है, वो कहेगा कि एक सोर्स से सिस्टम को इतनी हीट दी जा रही है। ध्यान रखना, एक सोर्स से सिस्टम को इतनी हीट दी जा रही है, कुछ भी बोल देगा 200 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हीट दी जा रही है, और जो सिस्टम है वो आपका 20 किलो कैलोरी वर्क करता है। एक सिस्टम है जिसको सोर्स से कितनी एनर्जी मिल रही है? 200 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिल रही है, और सिस्टम वर्क कितना करता है? 20 किलो कैलोरी पर मोल वर्क करता है। तो बताओ उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये रहा वर्क आपको मिल रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है ना, वैल्यू रख दो 20 किलो कैलोरी। अब क्योंकि ऊपर वाला किलो कैलोरी में, अगर नीचे वाला किलो कैलोरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो दोनों को कैलोरी में कन्वर्ट करो, तो कैलोरी में कन्वर्ट करके लिख दो, नीचे वाले को भी कैलोरी में कन्वर्ट करके लिख दो। क्या कैलकुलेट कर लोगे? एफिशिएंसी कैलकुलेट आप कर लोगे। एफिशिएंसी पॉइंटों में आएगी, अगर परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई उसको करना है। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी आ सकता है, आपको एक सिंक का हीट दे सकता है और एक किसकी हीट दे सकता है? आपको सोर्स की हीट दे सकता है। ठीक है, सिस्टम की हीट दे सकता है और सिंक की हीट वो दे सकता है। और फिर क्या पूछ सकता है? एफिशिएंसी पूछ सकता है। ठीक है, और क्या देखो, और देखो आपको क्या देगा? एक सिस्टम है जिसकी एफिशिएंसी है इतनी, मतलब एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है x, कुछ भी है, एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? x है, और वहाँ पे आपको 2 ये वैल्यू दे देगा, 2 भी नहीं देगा, मान लो 1 ही दे देगा। वो कह देगा इनडायरेक्टली कि सोर्स से सिस्टम को इतनी हीट गिवन है, और एक टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा दूसरे का टेम्परेचर कैलकुलेट करो, दूसरे का टेम्परेचर कैलकुलेट करो, या फिर ये कह देगा कि सिंक कितनी हीट ले रहा है उसको कैलकुलेट करो, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले हम यहाँ से नीटा दिया गया होगा आपको, पर कोई भी एक टेम्परेचर गिवन होगा तो वहाँ से दूसरा टेम्परेचर निकाल लेंगे या फिर दूसरी हीट निकाल लेंगे, उनको यहाँ चिपका देंगे, और अगला जो भी पूछा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको कवर करवा दिया है। ओके, तो ये आपका ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कार्नोट जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म अपन ने कर दी है। ठीक है भाई, चलो तो वेरी गुड। अब अपन बढ़ते हैं आगे।
तो अब आप हेडिंग डालो एंट्रोपी। ठीक है भाई, आप हेडिंग क्या डालो, एंट्रोपी। सॉरी, आप हेडिंग डालो एंट्रोपी। क्या डालोगे, हेडिंग आप डालने जा रहे हो एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है भाई। क्या होती है, मैंने कहा था ना, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है भाई, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। अव्यवस्था का माप ही क्या कहलाता है, अव्यवस्था का माप ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, समझो। आपको पता है एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। ये तीन मैटर हैं आपके पास, तीन पदार्थ हैं, सॉलिड पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है और क्या है, गैसियस पदार्थ है। तीनों में से रैंडमनेस अव्यवस्था किस में सबसे ज़्यादा होगी, गैसों में, फिर कम द्रवों में और उससे कम ठोस में। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गैसों की, फिर द्रवों की, और सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी, ठोसों की एंट्रोपी सबसे कम होती है। ठीक है भाई, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, एंट्रोपी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रैंडमनेस उतनी क्या फैलाएंगे, ज़्यादा। तो फटाफट एंट्रोपी के बारे में अपन मेन चीज़ें लिख लेते हैं। जो एंट्रोपी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैटर पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। दूसरा बताओ, कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। वेरी गुड, कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन होती है। ओके, तो ये एंट्रोपी के बारे में कुछ मुख्य बातें हो गई है। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लेना। मैं जो आपको दे रहा हूँ वो है ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। कई बुक में लिखा होता है ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो आप ये वाला कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है भाई, ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। ये फॉर्मूला तो कब लगाना आपको, when temperature is not constant। एंट्रोपी फॉर्मूला यही होता है भाई, ध्यान रखना। और दूसरा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। यह फॉर्मूला आपको कब लगाना है, when टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपको कब लगाना है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो। नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाना है आपको, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है भाई, वेरी गुड। ये एंट्रोपी क्या हो गए, फॉर्मूला हो गए ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, या डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। अब कोई पूछ लेगी एंट्रोपी की यूनिट बताओ भाई, एंट्रोपी की यूनिट बताओ। तो ये रही एंट्रोपी। ऊपर क्या है, हीट। हीट की क्या होती है, जूल, जूल ही तो होती है। और टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। ऊपर लेके जाओगे तो पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है भाई, ये किसके यूनिट हो गई, एंट्रोपी की यूनिट हो गई है। ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। एक और देख लो, ds इज ग्रेटर देन डी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। ये जो रिलेशन होता है इसको कहा जाता है क्लेसियस इनइक्वलिटी। क्लेसियस इनइक्वलिटी, आपने अगर नाम सुना हो तो
क्लाउसियस असमानता, क्लाउसियस असमानता वो इसी को बोलते हैं। डी एस इज ग्रेटर देन डी क्यू ओवर टी, ये क्या है आपकी क्लासियस असमानता, क्लेसियस इनइक्वलिटीज़ को अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके। ये एंट्रोपी के बारे में आपकी बातें कुछ जो थी मुख्य बातें वो हो गई है। अब आप हेडिंग डाल दो एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में, ठीक है ना। एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में जो पढ़ने जा रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार का फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठाना, देखना आराम से, सीधा इक्वेशन पूछी थी, अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको, ठीक है ना। तो अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या होगा, एंट्रोपी एज स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में। अपनी जो हेडिंग है वो क्या है, एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में। एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में, एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, या फिर एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ स्टेट फंक्शन। ठीक है भाई, एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है, देखो समझ जाना, इसकी डेरिवेशन आएगी ना वो समझा रहा हूँ आपको। ये लो भाई, खुश, अब खुश हो जाना, अब आप खुश हो जाना, समझते जाना। सबसे पहले तो डेफिनेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या होता था, टी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, यही थी। ओके, अपने को क्या करना है, यहाँ से डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा टी डी एस, बिल्कुल हो जाएगा क्या, इक्वेशन 1 कह दो इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन आप 1 कह दो। अकॉर्डिंग टू फ्लोट, अब फ्लोट आपको बार बार पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस का पी डी वी होता है। अरे बोलो होता है कि नहीं होता। अगर यहाँ से आपको डी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करोगे, डी क्यू इज इक्वल टू, बोलो क्या करोगे, डी यू प्लस का पी डी वी, हो जाएगा क्या, वेरी गुड, हो जाएगा तो हो जाने दो। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन क्या दो 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो डी क्यू, इस डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे, टी डी एस, ये दोनों तो मर जाएंगे। आपके पास आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू आएगा डी यू प्लस का पी डी वी, ठीक है भाई। ओके, अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या करते हैं, एक ही मिनट रुक जाओ आप। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे, टी से डिवाइड करेंगे एक बार, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे। उससे पहले हाँ, एक मिनट, वेरी गुड, चलो तो भाई ये इक्वेशन थी फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। अब आपने ऐसे डी क्यू की वैल्यू फाइंड की तो क्या आ गया, डी यू प्लस का पी डी वी आ गया, ठीक है भाई। ओके, इसको दे दो आप, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया आपने। क्या किया, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई टी, हम इसको कंप्लीट को टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू
du/t प्लस का p/t dv। बोलो रे, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा। dq/t, dq/t क्या होता है? ds होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ds इज इक्वल टू du/t प्लस का p/t dv। इक्वेशन नंबर इसको कर दोगे आप 3। देखो मैंने यहाँ पे कहा था ना कि इस इक्वेशन को हम t से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मत t को t से डिवाइड नहीं, ये dq का मान यहाँ पे रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो भी बात वही है, क्या आएगा? TDS आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? TDS इज इक्वल टू आगे एज इट इज़। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को t से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से t से t मर जाएगा, आगे t लग जाएगा, तो ds ही बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? ds ही बचेगा। तो ये जो इक्वेशन आई है वो आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब जो ध्यान रखना, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखो मैं एक बार उधर लिख देता हूँ आपको, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है भाई। देखो क्या होता है, ये आपको याद ही रखने, केवल वैसे काम में नहीं आने वाली। 4 होती है, याद रख लेना। सबसे पहले होती है du इज इक्वल टू TDS माइनस का PdV। दूसरी होती है DH इज इक्वल टू TDS प्लस का VdP। तीसरी होती है DA इज इक्वल टू माइनस का STT माइनस का PdV। और चौथी होती है DG इज इक्वल टू माइनस का SDT प्लस का VdP। ये 4 फंडामेंटल इक्वेशन होती है किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। आपने सुना होगा ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरणें। ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरणें, जो मूलभूत समीकरण होते हैं उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन। ये 4 होती है, याद रख लेना, कल यूज़ नहीं होएगी। बनाना कैसे होता है वो भी बहुत ईजी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बहुत ईजी है बनाना उनको। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन 3 इज ऑल्सो नोन एज, सीधा सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज also known as first fundamental equation of thermodynamics। कैसे? साइड में देखो, खोपचे में देखो, इसको खोपचे में देखो। आपके पास आया ds इज इक्वल टू du/t प्लस p/t dv। आया क्या? मैं दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ क्या? चलो, अरे दिख रहा हूँ क्या? चलो दिख रहा हूँ। यहाँ से क्या ले लो? 1/t कॉमन ले लो, तो क्या बचा? du प्लस का p dv। इधर क्या है? ds है। मैं t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? TDS इज इक्वल टू du प्लस का PdV। क्या निकालना है आपको? du निकालना है। क्या हो जाएगा? TDS माइनस का PdV। ठीक है, वही आई ना। फर्स्ट देखो TDS माइनस का PdV, और ये देख लो आप TDS माइनस का PdV। कुछ नहीं किया, यहाँ से 1/t कॉमन ले लिया, फिर उस t को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। TDS बराबर du प्लस PdV हो गया। हमें du को मान चाहिए तो पक्षांतरण कर दिया, मान आ गया। तो आपको इसी फॉर्म में उसको रखना है, ध्यान रखना। जो अपने पास इक्वेशन 3 आई है, अपने को इसी फॉर्म में इसको रखना है, आगे कहीं भी अपने को इसको लेके नहीं जाना है। ठीक है भाई, वेरी गुड। और देखो आप, और देखो, मैं इनको साइड में रख रहा हूँ, चाहो तो आपको बाद में काम में आ जाएगी आपके। अब देखो, एज वी नो आप अच्छे से जानते हो कि CV इज इक्वल टू क्या होता है? du/dt एट कॉन्स्टेंट क्या होता है? V होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? du की। तो यहाँ से du इज इक्वल टू निकालोगे आप, क्या आएगा? du इज इक्वल टू क्या आएगा? CV/dt। इक्वेशन क्या दो इसको? 4। ठीक है, ओके। और देखो डायरेक्टिव, और देख लो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन n इज इक्वल टू 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू क्या आएगा? RT
एन आर टी की जगह क्या हो जाएगा आर टी, 1 मोल है तो आपको क्या चाहिए पी बाई टी, तो इस टी को आप इधर ले आओ, तो पी बाई टी इज इक्वल टू निकालोगे तो आर बाई वी हो जाएगा क्या, ठीक है भाई। पी बाई टी अगर आप निकालोगे तो आर बाई क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन कह दो आप 5। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 में डी यू और पी बाई टी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 जैसे ही पुट किया आपने क्या आ गया डी एस इज इक्वल टू डी यू की जगह क्या रखा सी वी डी टी ओवर टी प्लस पी बाई टी की जगह क्या लिखा आपने आर डी वी बाई वी। बहुत बढ़िया, इसको आप स्टार स्टार लगा लो भाई। यहाँ से बहुत सारी समीकरणें बनेगी, बहुत ही सारी समीकरणें बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। समीकरण नंबर इसको कह दिया अपन ने 6। बोलो इतना समझ में आ गया क्या आपको, समीकरण 6 समझ में आ गई। अगर ये आ गई तो अब अपन इसमें हेडिंग एक एक डालती जाएंगे, और फर्स्ट का क्वेश्चन कहाँ से था वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आपको अभी यहीं से आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालोगे आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन। अब इनको मैं रफ कर रहा हूँ, केवल यही अपने काम की है, ठीक है। तो ये लो, अब अपनी जो हेडिंग है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग है अपनी आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है भाई। एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेज, एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेज, ठीक है भाई। तो आप डायरेक्ट सार लोगे किसका इक्वेशन 6 का। फ्रॉम इक्वेशन 6 लिखो क्या है डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी ओवर टी प्लस आर डी वी ओवर वी। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। दिस इक्वेशन is integrated from their initial state to फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में अपने क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन था, मैंने कहा था जो वर्क फंक्शन होते हैं उनके अपन इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, बाकी क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन लगाते हैं। डी एस कहाँ से, इनिशियल स्टेट है S1, फाइनल स्टेट है S2 इज इक्वल टू सी वी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया 1/t dt आप इसको लिख दोगे कहाँ से कहाँ तक T1 से T2 तक, प्लस R कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv कहाँ से कहाँ तक V1 से V2 तक। क्योंकि एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है ln x होता है, जिसका d होता है उसका d हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ds का हो जाएगा s। लिमिट लगा दो डायरेक्ट लिमिट लगा दो S1 से S2 तक इज इक्वल टू CV बाहर आ गया 1/t dt 1/x dx क्या हो जाएगा ln t, इसका क्या हो जाएगा ln t, लिमिट लगा दो T1 से T2 तक, प्लस R कांस्टेंट है बाहर था ही 1/v dv का क्या हो जाएगा ln v कहाँ से कहाँ तक V1 से V2 तक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मिटाऊँ इसको, इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे कि ds इज इक्वल टू सी वी डी टी ओवर टी प्लस आर डी वी ओवर वी। ये अपने को काम में आने वाली थी, इसको इक्वेशन 6 का था अपन ने, अब काम में नहीं आएगी लेकिन बस एक ही बार काम में आने वाली थी, ठीक है। बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। आगे चलो, हमने देख लिया इसको। जब इसे इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो अपने पास ये आया, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा S2 माइनस का S1 इज इक्वल टू CV बाहर है, क्या आएगा ln T2 माइनस का ln T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस R ln V2 माइनस का ln V1। ठीक है भाई, ओके। S2 माइनस S1 डेल्टा S इज इक्वल टू CV, बीच में लिख देता हूँ, एक चीज़ लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ln M माइनस का ln N क्या होता है, ln M बाई N होता है। ln M माइनस का ln N दिख रहा है। अब ऐसे में सोचना सर आप बोर्ड में घुसे हुए हो, मैं तो आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। R ln V2 माइनस ln V1, तो ln M माइनस ln N क्या लिख दोगे, ln M बाई N लिखा। तो हम लिखते हैं S2 माइनस S1 क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2 ओवर T1 लिख दोगे क्या इसको, ठीक है, वेरी गुड, प्लस R ln V2 ओवर V1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। ये इक्वेशन जो आई है लगा लो भाई, बहुत लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट छोड़ो ही मत इसको। इक्वेशन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो किसके लिए, 4 1 मोल के लिए, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट करना है 4 n मोल कैलकुलेट, तो यहाँ n लगा देना, यहाँ भी n लगा देना, NCV NR ln, ठीक है, मैं वो लिखवा नहीं रहा। ओके, बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये इक्वेशन आ गई आपकी एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेज, क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेज। बोलो इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है आपको। दिस इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेज। बाय द help of this equation we can calculate entropy change for ideal gases। और देखो इसको आगे और मॉडिफाई करते हैं अपना भी, और भी इसको मॉडिफाई करेंगे, फिर आगे देखते हैं। एज वी नो क्या जानते हो आप, PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है, किसके लिए, 1 मोल के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ PV बाई T इज इक्वल टू R, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस टी को उठा के मैं नीचे ले आया तो PV अपॉन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि PV बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हम लिख सकते हैं क्या, अरे बोल भी दो अबे, ये R क्या है आपका, कॉन्स्टेंट ही है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर तो अपने तो मौज हो गई, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे आपने देखा होगा बोयल का लॉ, BSc फर्स्ट ईयर के अंदर देखा होगा, बोयल का लॉ, गेलुसे का नियम, चार्ल्स लॉ, वहाँ पे पढ़ रखा होगा आपने अच्छे से। मान लो आपने देखा, ये लिखा P1 V1 बटे T1 बराबर कॉन्स्टेंट, सिमिलरली P2 V2 बटे T2 बराबर भी कांस्टेंट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मर जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कह दो इक्वेशन। अब देखो, आपको चाहो तो आप कुछ मत करो, कुछ भी आप मत करो, आप एक काम करो, T2 बाई T1 की वैल्यू पुट कर दो। आप क्या करो, T2 बाई T1 की वैल्यू पुट कर दो। देखते हैं, देखें किसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, T2 बाई T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। आप देखो वो ऊपर वाला ln वाला फॉर्मूला है, आप उसको किस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, आप उसको किस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो,
लॉग में भी कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हो, ध्यान रखना, आप इसको लॉग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लिख दूंगा साइड में भी। अब यहाँ से आप v2/v1 की वैल्यू निकालो, v2/v1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालो। तो आपने यहाँ से जब v2/v1 की वैल्यू निकाली, v1 को उठा के तो यहाँ लेके जाना है नीचे, t2 को उठा के ऊपर लेके जाना है। देखो क्या बनने वाला है, t2/t1, ठीक है, डॉट p1/p2 बनेगा क्या? नहीं समझे? समझो, ये v2 है, ठीक है, हमें इस v1 को उठा के वहाँ लेके जाना है। वेरी गुड। तो इस v2/v1 इसके पास जो भी होगा उसको उठा के उधर लेके जाओ, तो t2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये t2 चला गया ऊपर, नीचे कौन है? इधर नीचे कौन है? t1 है, डॉट ऊपर कौन है? इधर p1 है, तो ये p1 और ये p2 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो ये आ गया p2। इसको आप इक्वेशन कह दो एट, ठीक है। सातवीं वाली में दूसरी फॉर्म और लिख देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो। लो इस थोड़ी कोई मिटा के मैं लिख देता हूँ, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 CV log t2/t1 प्लस 2.303 R log v2/v1, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, इधर मैं कवर कर रहा हूँ इसको, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो आपने देखा डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln t2/t1 प्लस R ln क्या लिखोगे? t2/t1 डॉट p1/p2, क्योंकि ln m गुणा n क्या होता है? ln m प्लस का ln n होता है। तो ये ln m गुणा n दिख रहा है आपको, रख दो वैल्यू। इसलिए डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV ln t2/t1 प्लस ये r तो एक बार है ही बाहर, इसको क्या लिखा आपने? ln t2/t1 प्लस ln p1/p2, ln p1/p2। r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने r को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? CV ln t2/t1 प्लस R ln t2/t1 प्लस R ln p1/p2। और देखो, क्योंकि देखो भाई क्या कैलकुलेट करना है आपको, अब आपको हम एक जानते हैं फ्रॉम मेयर रिलेशन, फ्रॉम मेयर रिलेशन क्या था? Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू R था 1 मोल के लिए। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? Cv की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए? Cv की वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे आप? Cv को क्या लिखोगे? Cv को उधर ले आओ, R को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cp प्लस R हो जाएगा। तो इस वैल्यू को उठा के अपने यहाँ रख दें, ठीक है, तो जैसे रखोगे, इसलिए डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cp प्लस R ln t2/t1 R ln t2/t1। एक मिनट, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को, ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाना अपने को। एक मिनट बस, हो गया काम अपना, हो गया। देखो रे, CV ln t2/t1, यहाँ भी R ln t2/t1, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? क्या कॉमन आ रहा है? R ln t2/t1
ln/T2/T1 कॉमन ले लिया। ध्यान रखना, लिख लेना अपने लैंग्वेज में, डेल्टा S इज इक्वल टू आपने क्या कर लिया यहाँ पे ln/T2/T1 के ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, क्या ले लिया, ln/T2/T1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो क्या बचा, इधर से तो बचा CV और इधर से क्या बचा R, CV प्लस R बचा। क्या दोनों मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही आ जाएगा। आगे क्या बचा, प्लस का R ln/P1/P2। बोलो समझ में आ गया। इनको मिटा दो क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट थर्मोडायनेमिक्स पता तो है ही आपको, नहीं भी पता तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख के लिख लेना। ठीक है भाई, सारे बोर्ड को जगह घेर रखिए। ये लो, अब देखो फ्रॉम मेयर रिलेशन एज वी नो क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R। CV को उठा के उधर ले जाओ एंड CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV प्लस R। तो इसे CV प्लस R की जगह, इसे CV प्लस R की जगह हम ये वाली वैल्यू चिपका सकते हैं क्या, इसलिए डेल्टा S इज इक्वल टू CP ln/T2/T1 प्लस R ln/P1/P2। बस ये लो भाई, काम ख़त्म हो गया। अब आपका जितने भी लगा सकते हो सारे लगा दो और इक्वेशन कर दो इसको 9, ख़त्म, काम ख़त्म। ठीक है, पॉज करो और उतार लो इसको। ठीक है, ये लो, पॉज करो और उतार लो। अब मैं आपको इनकी सहायता से 7 और 9 की सहायता से आगे देखते हैं क्या होगा अपना। बस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना ये एंट्रोपी जो चेंज है, इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, आइडियल गैसों के लिए, तो वो अपना ख़त्म हो गया। फॉर्मूले अपने आपके पास क्या क्या फॉर्मूले आए, एक फॉर्मूले तो आया आपका पास, पहला तो आया डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln/T2/T1 प्लस R ln/V2/V1। एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास, और दूसरा फॉर्मूला आ गया डेल्टा S इज इक्वल टू CP ln/T2/T1 प्लस R ln/P1/P2। ये दो फॉर्मूले आ गए। अब देखो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन यह था कि आइडियल गैस के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बताओ कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बताओ और 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो आप क्या करोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, DP इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, DP इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ना आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ये वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ln कॉन्स्टेंट का ln है, और कॉन्स्टेंट कोई भी होगा तो कॉन्स्टेंट का ln क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब कुछ जिसका भी आप जो भी लोगे ना उसका ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, बचा हुआ दूसरा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान रखना भाई, उधर वालों को रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, बस ये लास्ट आ गया आपका, फिर आपका एंट्रोपी चेंज है, ख़त्म हो जाएगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आप कोई से फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये देखो आप तो, मैं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए क्या होता है, T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट
एंड डी टी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो टी कांस्टेंट होगा, टी कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे जो एल एन टी वाली टर्म है, एल एन टी टू बाई टी वन वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो दो फॉर्मूले आपके पास यहाँ से बनने वाले हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है, या फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू आर एल एन पी वन बाई पी टू। ध्यान रखना भाई, ये वाली टर्म जिसका भी देखो आप, जो भी आप लोगे ना, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, तो जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे रखना एल एन टी टू बाई टी वन में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ रखोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, नीचे वाले में रखोगे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर न्यूमेरिकल आपको वैसे पूछता नहीं है, कंपटीशन एग्जाम की बता रहा हूँ, वहाँ पूछे तो आप दोनों फॉर्मूले से, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। बोलो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा आ जाओ, केस 2, केस 2 बोलो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज फॉर, सब कुछ आइडियल गैस के लिए चल रहा है भाई, ध्यान रखना, किसके लिए चल रहा है, आइडियल गैस के लिए। एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस बोल रहा हूँ भाई अब की बार, आइसोबेरिक, यही क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड में और मेरे को बिल्कुल याद भी नहीं है। आइसोबेरिक प्रोसेस, ये लो, बोलो क्या होगा, P इज इक्वल टू तो कॉन्स्टेंट होगा एंड डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इसके साथ लगे आती क्या हो जाएगा, एल एन पी वन बाई पी टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देख लो कौन सी में है, एल एन पी वन बाई पी टू कौन सी में है, नीचे वाली इक्वेशन में है, तो इसको क्या कर दो, 0 कर दो। अब यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन तो यूज ही नहीं होने वाली है, ठीक है, तो उसको 0 कर दो। क्या करोगे, ये आएगी इक्वेशन, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, ठीक है भाई, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। ये किसके लिए, वो आपकी एंट्रोपी चेंज आ गई, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ये आपकी एंट्रोपी चेंज यहाँ से आ गई है। ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई है। लास्ट और फाइनल इसका है, वो है केस 3, और वो क्या है आपका, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, चोरिक नहीं है भाई, कोरिक है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके लिए क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट एंड डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो एल एन वी टू बाई वी वन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसा क्यों हो रहा है, देखो भाई आपने पढ़ा एल एन वी टू बाई वी वन, अब वी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वी टू और वी वन दोनों को एक ही रख लो, वी टू बटे वी टू वी, एल एन 1 हो जाएगा क्या, और एल एन 1 क्या होता है, 0 होता है, लॉग 1 भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला यही लगेगा आपका, ठीक है, इक्वेशन दे लेना, बोल देना उस इक्वेशन से कर रहे हैं अपन ऐसा। तो डेल्टा से बोल तो क्या जाएगा, सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन। ये सब कुछ सारा खेल किसके लिए हो रहा है, 1 मोल के लिए। चाहो तो आप लिख सकते हो 4 n मोल, 4 n मोल क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। ऐसे सब में क्या लग जाएगा, n लग जाएगा, किसके लिए, n मोल के लिए। तो ये आपका जो एंट्रोपी एज ए स्टेट फॉर्म, सॉरी एंट्रोपी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फंक्शन, उसमें फिर अपने पढ़ा आइडियल गैसेज के लिए एंट्रोपी चेंज, और बहुत ही अच्छी तरह से हमने उसको डेरिवेशन को पढ़ा है। 2 इक्वेशन अपन ने पढ़ी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। दूसरी अपने पढ़ी है डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन पी वन बाई पी टू। उस केस उन दोनों इक्वेशन को अपन ने ध्यान में रखते हुए 3 इक्वेशन और डिराइव कर ली है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कंपटीशन में हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हो, एंट्रेंस एग्जाम में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, नवोदय में हो, जहाँ भी हो, यहाँ से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेज था, यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। पोज करो और इन फॉर्मूलों को आप आगे उतार लो, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो,
नेक्स्ट अपनी हेडिंग है एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अगली जो हेडिंग है अपनी वो है एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल प्रोसेस। जो भौतिक प्रक्रम होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का गैस में बदलना, वो वाले, ठीक है। अगली आप हेडिंग डालोगे एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है भाई। एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या है इसका? भौतिक प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन। अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या है, इसको साइड में देख लो आप। जो फिजिकल प्रोसेस है ना, उसको आप साइड में देख लो। आपको पता है सॉलिड होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड को जब अपन मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे गर्म करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? मेल्ट, ठीक है, सही है क्या? ओके। लिक्विड अगर वापस से सॉलिड में आता है, लिक्विड अगर वापस से सॉलिड में आता है, द्रव मतलब पानी है, देखो पानी था, पानी को आपने पिघलाया, पिघलाना मतलब मेल्ट किया उसको, तो वो किस में बदल गया? सॉरी, बर्फ़ थी, बर्फ़ ठोस थी ना, सॉलिड क्या होता है? बर्फ़। बर्फ़ को आपने पिघलाया, द्रव में बदले, पानी में बदल दिया, तो वो क्या हो गया? मेल्ट किया आपने, उसको पिघला दिया। मेल्टिंग पॉइंट की आप यहाँ बात करोगे, ठीक है। अगर पानी से वापस कहाँ आ रहे हो आप? पानी से वापस बर्फ़ में आ रहे हो, तो उसको क्या कहोगे आप? फ्रीजिंग। क्या कहोगे? फ्रीजिंग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रीज। क्या कह रहा हूँ? फ्रीज। अब देखो, लिक्विड से आप कहाँ जा रहे हो? गैस में। लिक्विड से कहाँ जा रहे हो? गैस में। तो आपको पता है पानी को हम जब गर्म करते हैं तो भाप में बदल जाता है, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं क्या? वेपोराइजेशन कहते हैं क्या? ठीक है। तो लिक्विड से गैस में जाना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। आप इसको मेल्टिंग लिख सकते हो, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ठीक है। गैस को अगर वापस लिक्विड में लेके आते हो, गैस को अगर वापस लिक्विड में लेके आते हो, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं क्या? संघनन। क्या बोलते हैं उसको? संघनन, कंडेंसेशन। तो ये आपने बोल दिया इसको कंडेंसेशन। कंडेंसेशन उसको बोलते हैं। और देखो, और देखो, और देखो आप, अगर सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ चला जाए? गैस में चला जाए, क्या बोलते हो उसको? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। क्या बोलते हो उसको? सब्लिमेशन। अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में चले जाओ, उसको क्या बोलते हो आप? सब्लिमेशन। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जिनमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जिनमें स्टेट परिवर्तन हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, उनको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो उनमें एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि जो एंट्रोपी की डेफिनेशन थी वो क्या थी? डी एच इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, यही थी। ओके, क्या थी? इससे पहले अपने को देखना है एक इसका फॉर्मूला, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। क्या थी? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यही थी एंथैल्पी की डेफिनेशन, यही थी। क्या करो इसको, क्या करो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस का वी डी पी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। जो एंथैल्पी होती है, ठीक है, आपने पढ़ा हो ना, जो डी एच है वो किसके इक्वल होता है? डी क्यू एट कॉन्स्टेंट पी,
ये तो पढ़ा था आपने, डी का कॉन्स्टेंट भी किसके इक्वल होता है, टी एच के इक्वल होता है, ऐसे, ठीक है भाई। ओके, तो जो वी डी पी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिख लेना यहाँ पे, जो वी डी पी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ से अगर आपको डी यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या निकालोगे, इसको यहीं रहने दो, इस डी पी डी वी उठा के उधर ले जाओ, डी एच माइनस का पी डी वी, रखो इसको इधर एक तरफ। चलो, इक्वेशन नंबर इसको 1 आप कह दो, ठीक है भाई। ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी, यही तो कहता है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या कहो, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों को बराबर करो, डी यू को बराबर करो, कट जाएगा, क्या बचेगा, टी डी एस माइनस का पी डी वी इज इक्वल टू डी एच माइनस का पी डी वी। जब बराबर के दोनों तरफ सेम साइन होते हैं तो वो कट जाता है, ठीक है। तो पी डी वी से पी डी वी मरा, क्या आया आपके पास क्या आ गया, आप ये लिख सकते हो क्या, टी डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एच आपके पास आ गया, ठीक है भाई। क्या आ गया, डी एस आ गया। ओके, अब क्या करोगे आप, यहाँ से अगर डी एस की वैल्यू फाइंड करना चाहो